नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम दक्षिण भारत से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वंश और उनके राजाओं के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, प्राचीन भारत को हम पूरा कवर कर चुके हैं और मध्यकालीन भारत की हमने शुरुआत करी थी। लास्ट वीडियो में हमने उत्तर भारत से जुड़े हुए प्रश्नों को देखा। आज हम दक्षिण भारत से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत में एंटर कर जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो बादामी का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पर जो दुर्ग है उसका निर्माण, और इसे राजधानी किसने बनाया? चालुक्य वंश की। राजा का नाम था पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो इसको हमने गुप्तोत्तर काल में भी कवर किया था कि हर्षवर्धन ने लगभग पूरा उत्तर भारत जीत लिया था और ये दक्षिण की ओर बढ़ता है, लेकिन इसके दक्षिण अभियान को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय रोक लेता है। कौन सी नदी के तट पर इसको पराजित करता है? नर्मदा नदी के तट पर। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा किया और वातापी कोंड की उपाधि धारण करी? वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता, ये उपाधि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण करी थी। जैसा हमने देखा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्ष को पराजित करता है पुलकेशिन द्वितीय, और इस पुलकेशिन को पराजित करता है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव नरेश था, और जब यह वातापी का चालुक्य वंश जो था उसके राजा को पराजित करता है तो वातापी कोंड यानी वातापी के विजेता की उपाधि धारण करता है। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड्य को हराया था, जिस कारण उसे तीनों समुद्र, बंगाल, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? क्वेश्चन आता है, बंगाल सागर का या बंगाल की खाड़ी का स्वामी, हिंद महासागर का स्वामी, अरब सागर का स्वामी किसको कहते हैं? ये कहते हैं विक्रमादित्य प्रथम को। ये भी चालुक्य शासक था और इसने इन तीनों जो ये आपके दक्षिण भारत के वंश थे इनको पराजित किया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी राजेंद्र प्रथम ने, और चोल वंश का ये सबसे महान राजा था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो आपको वंश का नाम पूछा जाता है या फिर आपसे राजा का नाम पूछा जाता है। यहां पर वंश का नाम पूछा गया है, तो कैलाश मंदिर जो आपके एलोरा में है इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया। और अगर एक राजा का नाम पूछेगा तो आप कृष्ण प्रथम का नाम लेंगे। ठीक है। किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो देखिए, तंजौर में आपका वृद्धेश्वर मंदिर है और इसका निर्माण राजराजा प्रथम ने कराया था। यह भी एक चोल नरेश है, राजराज प्रथम, और इसी ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे फेमस राजा है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर या तंजावुर में थी। ठीक है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पांड्य साम्राज्य की बात करें, इनकी राजधानी मदुरई में थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग करता है, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो विरूपाक्ष मंदिर काफी फेमस मंदिर, इसका निर्माण चालुक्य नरेशों ने करवाया। पल्लवों के एकाश्मय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो देखिए, पल्लव नरेशों ने एकाश्मय रथों का निर्माण करवाया है। एक बड़े से पत्थर को काटकर ही रथ बनाए गए हैं और इसका निर्माण इन्होंने महाबलीपुरम में करवाया। क्वेश्चन आता है, महाबलीपुरम किन राजाओं से संबंधित है? पल्लव नरेशों से संबंधित है। होयसल वंश की राजधानी का नाम क्या था? तो होयसल वंश की बात करें, इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र और इसका वर्तमान नाम है हेलीविड।
इसको भी याद करेंगे। क्वेश्चन कई बार आपको हेलीविड ऑप्शन में दे देगा और कहेगा आधुनिक हेलीविड का पुराना नाम बताइए, द्वार समुद्र, और यह होयसल वंश की राजधानी थी। महाबलीपुरम जो कि एक मुख्य नगर है, यह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो देखिए महाबलीपुरम सीधा क्वेश्चन है, किस राजाओं से संबंधित है? पल्लवों से संबंधित है। यादव सम्राटों की राजधानी कहां स्थित थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में स्थित थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान दिया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करी? तो भारतीय नौसेना किसके काल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी? तो यह था राजराज प्रथम। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए जाना जाता था? तो वो था चोल वंश, और चोल वंश में भी कौन? राजराज प्रथम। देखिए जैसे अगला ही क्वेश्चन है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो आप बताएंगे चोल शासकों के पास। राजा का नाम पूछेगा, राजराजा प्रथम। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर आपके चिदंबरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को किसने पराजित किया था? तेलप द्वितीय के द्वारा इनको पराजित किया गया। ठीक है, ये तेलप द्वितीय कौन है? तो देखिए जब चालुक्य वंश स्थापित होता है तो अलग अलग जगहों पर चालुक्य वंश की स्थापना होती है। एक होती है वातापी पर, जहां का राजा पुलकेशिन द्वितीय था। एक आपका गुजरात में होता है, गुजरात का चालुक्य वंश जिसको हम सोलंकी वंश भी कहते हैं। और एक चालुक्य वंश कल्याणी में स्थापित होता है। ठीक है, जो कल्याणी का चालुक्य वंश था उसी वंश का संस्थापक था तेलप द्वितीय। वो राष्ट्रकूटों को पराजित करता है। राष्ट्रकूट नरेश जो था उस समय कर्क उसका नाम था, इसको पराजित करता है। राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी मान्याखेट उस पे कब्जा करता है और उसे अपनी राजधानी बना लेता है। तो राष्ट्रकूटों को किसने पराजित किया? वो था तेलप द्वितीय। और कौन है ये? कल्याणी के चालुक्य नरेश का या चालुक्य वंश का संस्थापक है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? तो चोल वंश क्यों जाना जाता है? चोल वंश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अपने सुसंगठित स्थानीय स्वशासन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चोल वंश का स्थानीय स्वशासन था उसके लिए इसको काफी ज्यादा माना जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? अब देखिए वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने देखा। वहां पर क्या था? राष्ट्रकूट। अब क्या है? राजा का नाम कृष्ण प्रथम। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना करी? तो कविराज मार्ग ये रचना किसकी है? यह रचना अमोघ वर्ष की है। ठीक है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो देखिए कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति का काल राष्ट्रकूट काल को माना जाता है। ठीक है, इसे आपने ध्यान रखना है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो देखिए हम पढ़ते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। एक है आपकी नागर शैली, एक है आपकी द्रविड़ शैली और एक है आपकी वेसर शैली। नागर शैली हमें उत्तर भारत में देखने को मिलती है, द्रविड़ शैली हमको दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। और ऐसे मंदिर निर्माण की कला जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों का समावेश हो उसे वेसर शैली कहते हैं। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की कला थी वो आती है गुप्त काल में। दक्षिण भारत में जो ये द्रविड़ शैली है ये आती है पल्लवों के काल में। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत इसकी शुरुआत विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा की जाती है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, ये कौन से वाले चालुक्य वंश का राजा था? तो विक्रमादित्य षष्ठ की बात करें यानी जो छठा विक्रमादित्य था यह कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था। एक क्वेश्चन यहां पर याद करना, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि चालुक्य जो नरेश थे कल्याणी के चालुक्य, 2 विक्रमादित्य काफी महान यहां पर माने जाते हैं। एक है आपका विक्रमादित्य 3 और एक है विक्रमादित्य 6। यहां पर दिया गया है कि विक्रमादित्य 6 के द्वारा चालुक्य विक्रम संवत शुरू किया गया। कुछ जगहों पर और ज्यादा जगहों पर यह काम विक्रमादित्य तृतीय के द्वारा दिया गया है। तो आपको दोनों याद करने हैं। पहला रेफरेंस आप विक्रमादित्य तृतीय को देंगे क्योंकि कल्याणी के जो चालुक्य वंश हैं, देखिए जैसे मैंने कहा अलग अलग जो आपके चालुक्य वंश थे वो स्थापित होते हैं। तो वातापी के जो चालुक्य वंश हैं उनका महान राजा है पुलकेशिन द्वितीय
लेकिन जो कल्याणी के चालुक्य हैं इनका महान राजा विक्रमादित्य तृतीय को माना जाता है और कहा जाता है इसी ने 1076 में चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत करता है, ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठता है। कुछ जगहों पर विक्रमादित्य 3 का नाम है, कुछ जगहों पर विक्रमादित्य 6 का नाम है। दोनों नाम आपने याद करने हैं। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो चोल काल में नौसेना किसके काल में थी? इसका विकास हुआ राजेंद्र प्रथम। सबसे शक्तिशाली राजराज प्रथम के पास थी, लेकिन सबसे ज्यादा इसका विकास किसके काल में हुआ? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो जब राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? यानी श्रीलंका के राजा को पूरी आजादी दी और उसके बेटे के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, वो था कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका नाम आपने याद करना है। अब ये कुलोत्तुंग प्रथम कौन है? देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा माना जाता है राजेंद्र तृतीय को, ठीक है, ये चोल वंश का अंतिम राजा था। उसके बाद एक नया वंश स्थापित होता है चोल और चालुक्यों के मिश्रण से, और चोल चालुक्य वंश का पहला राजा था कुलोत्तुंग प्रथम। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके जो पिता थे वो चालुक्य वंश के थे, माता चोल वंश की थी, तो एक नया वंश बना चोल चालुक्य वंश और उसका पहला राजा कौन है? कुलोत्तुंग प्रथम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चोल राज्य की राजधानी तंजावुर को बनाने वाला कौन था? तो चोल नरेशों की राजधानी कहां थी? तंजौर। और इसे किसने बनाया? इसे बनाया था विजयालय ने। इसका नाम याद करेंगे। विजयालय चोलों का संस्थापक था, जो चोल वंश था उस वंश का संस्थापक विजयालय था। एक क्वेश्चन और आता है, आपको यहीं पर याद कर लीजिए। 2 इंपॉर्टेंट वंश आते हैं आपके, एक है चोल वंश और एक है आपका पल्लव वंश। जो चोल नरेश थे यानी जो विजयालय है, ये शुरुआत में पल्लवों का सामंत था। क्वेश्चन आता है चोल नरेश शुरुआत में किनके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। बाद में ये अपने आप को इनसे अलग करता है, स्वतंत्र करता है और एक नए वंश चोल राज्य की स्थापना करता है। राजधानी कहां थी? तंजौर में थी। जैसे क्वेश्चन भी है अगला, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? विजयालय इसका संस्थापक था। इसने कौन सी उपाधि धारण करी? अगर ये क्वेश्चन आएगा आप बताएंगे नरकेसरी की उपाधि धारण करता है विजयालय। महाभारत का भारत वेणुआ नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का तमिल अनुवाद क्या है? भारत वेणवा, और इसे किया है पेरू देवार ने, ठीक है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लव शासकों की राजभाषा संस्कृत होती थी, ठीक है। जो पल्लव वंश था, इस वंश का संस्थापक कौन है? इस वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, और इनकी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। इसको याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल काल में सोने के सिक्कों क्या कहलाते थे? तो चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इनको कुलंजू बोला जाता था। कहीं पर कुलंजू है और कहीं पर आपका कलंजू है, तो चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहते थे। नेक्स्ट है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो ये बना था 700 से 800 ईस्वी के मध्य में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? तो ये 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश, यह मूर्ति आपकी एलिफेंटा गुफाओं में है। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा, आपको याद होगा, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? हमने ऊपर देखा द्वार समुद्र थी, और मैंने आपको बोला कि द्वार समुद्र का नाम क्या है आज का? आधुनिक हेलीबेड। तो हेलीबेड के नज़दीक और बेल्लूर के नज़दीक हमें होयसल स्मारक देखने को मिलते हैं। चोल द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो चोलों के द्वारा जो वेंगी के चालुक्य थे, इनके साथ संबंध स्थापित किए गए थे। बाद में यहीं से आपका चालुक्य चोल वंश बनता है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी होती थी? तो देवाकृति उनमें मूलतः चतुर्भुज होती थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के 5 हमें शिलालेख मिले हैं कर्नाटक से। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो देखिए, तक्कोलम के युद्ध की अगर हम बात करते हैं, यह युद्ध आपका होता है चोल नरेश और राष्ट्रकूटों के मध्य में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है तक्कोलम का युद्ध। किस किस के बीच होता है? राजवंशों के नाम तो हमने देख लिए, अब राजा के नाम याद करने हैं।
चोल राजा था यहाँ पर परांतक प्रथम, ठीक है, और राष्ट्रकूट राजा था कृष्ण तृतीय। परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के मध्य में होता है युद्ध, जिसको कहते हैं तकुल्लम का युद्ध। और इस युद्ध में जो राष्ट्रकूट थे इनकी विजय हो जाती है और इसी युद्ध के बाद चोल काल का अवनति काल शुरू होता है और यह काल 30 साल तक चलता है, यानी 30 सालों तक चोल शक्ति कमजोर हो जाती है। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, चोल शक्ति का पुनः जीर्णोद्धार किसके काल में हुआ? तब एंट्री होती है राजराज प्रथम की। तो चोल वंश कमजोर कहां से हुआ? परांतक प्रथम के काल से। कैसे कमजोर हुआ? एक लड़ाई हुई, किसके साथ हुई? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के साथ हुई और उस लड़ाई को कहते हैं तकुल्लम का युद्ध। तो साथ साथ में आपको चीजों को समझते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको चीजें याद ना करनी पड़े। हम यहाँ पर वन लाइनर्स को देखते जरूर हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको हर क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो बैकग्राउंड स्टोरी है, जो सारे फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके हैं, वो सब मैं आपको बताते हुए चलूँ ताकि आपको चीजें साथ साथ में याद होती रहें। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या मतलब है? तो गोपुरम क्या होता है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन को गोपुरम कहा जाता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो देखिए, एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपके हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित हैं। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता जो हमने ऊपर देखा, इनका स्थानीय स्वशासन, यानी इनका ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। तो इसका मतलब ही वही है, स्थानीय स्वशासन इनकी विशेषता थी, ठीक है। चोल काल में जो गांव होते थे वहां पर 2 सभाएं होती थी, 2 संस्थाएं होती थी जो स्वतंत्र कार्य करती थी। एक संस्था होती थी उर और एक संस्था होती थी सभा, ठीक है। जो उर संस्था होती थी यह सामान्य लोगों की संस्था होती थी और जो सभा होती थी, जिसे महासभा भी कहते हैं, ये अग्रहार ग्रामों में होती थी। यानी 2 प्रकार के गांव होते थे, एक तो नॉर्मल गांव और एक ऐसे गांव जो किसी ब्राह्मण को दान में दिए गए, जहां आपके ज्यादातर ब्राह्मण रहते हैं। उन गांवों को अग्रहार ग्राम कहते थे। तो नॉर्मल गांवों में जो संस्था होती थी वो उर कहलाती थी और जो अग्रहार ग्रामों में होती थी उसे सभा या महासभा कहते थे। उर में सभी सामान्य लोग होते थे, सभा में जो वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे उनको शामिल किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो इनका राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी वाली है? तो यह है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था, तो यह अपने ग्रामीण सभाओं के लिए फेमस था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना करी? तो रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय ये बनाया था कृष्ण तृतीय ने, और वही कृष्ण तृतीय है जिसने परांतक प्रथम को पराजित किया था तकुल्लम के युद्ध में। संगम वंश का अंतिम शासक किसको कहा जाता है? तो संगम वंश का अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय को कहते हैं। तुलुवा वंश का संस्थापक कौन था? अब हम विजयनगर में एंटर कर गए हैं। संगम वंश कौन है? आप जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना होती है 1336 में, कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का। ये दोनों अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम क्या रखते हैं? संगम वंश। और उसी वंश का अंतिम राजा था विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश के बाद सुलुवा वंश आता है और सुलुवा वंश के बाद आता है तुलुवा वंश। इस वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। जो कृष्णदेव राय थे वो इसी वंश के थे, तुलुवा वंश के। तुलुवा शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलुवा वंश के। हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य का शक्तिशाली राजा कौन है, आप बताते हैं कृष्णदेव राय, लेकिन ये किस वंश का था? ये तुलुवा वंश का था, ठीक है। विजयनगर पर शासन करने वाला तीसरा वंश। कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है बाबरनामा में। कहा जाता है बाबर की जो रचना है बाबरनामा, इसमें कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है और इनको भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया है। यह क्वेश्चन भी आता है कि बाबर इनमें से किसके समकालीन था? तो कृष्णदेव राय को टिक करेंगे, ठीक है। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है? दक्कन का नीरो कहते हैं हुमायूं शाह को। यह बहमनी साम्राज्य का शासक था। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? तो आयंगर व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, ये आपके ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी हुई है, ठीक है। देखिए, जो ये आयंगर व्यवस्था थी
किस साम्राज्य में प्रचलित थी, क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे विजयनगर साम्राज्य में। गांवों के प्रशासन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण संस्था थी आयंगर विशेषता, ठीक है, जो आयंगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के तहत 12 लोगों का एक समूह बनाया जाता था, जो प्रशिक्षित अधिकारी होते थे। उनका एक ग्रुप होता था जो पूरे ग्राम की शासन व्यवस्था को देखता था, और इन्हीं 12 लोगों के समूह को आयंगर कहा जाता था। तो आयंगर व्यवस्था किस में थी? विजयनगर साम्राज्य में गांवों के प्रशासन से जुड़ी हुई थी। चांद बीबी किसकी पुत्री है? तो चांद बीबी जो थी ये आपके हुसैन निजाम की पुत्री थी, ठीक है। चांद बीबी आप काफी इंपॉर्टेंट है, जाने जाती है अहमदनगर की शासिका के रूप में। जब अहमदनगर का संघर्ष चल रहा होता है अकबर के साथ, क्वेश्चन भी आता है कि जब अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, वहां की शासिका कौन थी? चांद बीबी थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका विवाह अली आदिल शाह के साथ होता है। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो गोलकुंडा राज्य, इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह करता है, ठीक है। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया? यह बनाया था नसरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच होता है? देखिए, जो बहमनी शासक था फिरोज शाह और जो विजयनगर का शासक था देवराय प्रथम, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है जिसको सोनार की बेटी का युद्ध बोला जाता है। तो यह लड़ाई किस किस के बीच में हुई? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर की तरफ से था देवराय प्रथम जो कि संगम वंश का राजा था, और बहमनी साम्राज्य से था फिरोज शाह। इस युद्ध में देवराय प्रथम की पराजय हो जाती है, और पराजित होने के बाद उसे अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ करना पड़ता है। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सोनार की बेटी का युद्ध। इसको भी आपने याद करना है, पेपर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पूर्व मध्य काल के दक्षिण भारत के वंशों के बारे में बात करी। इससे पहले हमने उत्तर भारत को देखा था, आज हमने दक्षिण भारत के वंशों के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।